हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। एग्रीकल्चर फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र चैप्टर नंबर 5 लेकर बच्चों, और चैप्टर का नाम है पौध संरक्षण फर्स्ट यानी प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर बच्चों, यह चैप्टर आपका 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 2 नंबर का एक प्रश्न तथा एक ओटी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम अंत में जो है ओटियों को भी पढ़ाएंगे। तो पूरा चैप्टर हम कंप्लीटली पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करते चलें। आप लोग त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे, आप लोग त्रैमासिक परीक्षा भी आपकी चल रही है, तो अच्छी प्रकार से पढ़िए। कहीं यदि समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी समस्या का सॉल्यूशन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। MPPAT की क्लास शाम को आएगी, बाकी 12th की क्लास ये हम आपको अभी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप ये चैप्टर को अच्छी प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे पौध संरक्षण किसे कहते हैं। पौध संरक्षण क्या होता है। चैप्टर का नाम ही पौध संरक्षण है और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उनके खरपतवारों, रोगों, कीटों से रक्षा करना ही पौध संरक्षण कहलाता है। एक चीज़ आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि फसलों को यदि नुकसान पहुंचाता है कोई, तो वह तीनों चीज़ हैं। एक तो खरपतवार, मतलब यदि चारा जो भी आता है फालतू, वो रोग, आप जानते होंगे बहुत सारे रोग लगते हैं अपनी फसलों में, और कीट। यदि इन तीनों का अच्छी प्रकार से स्टॉप हो जाए, इन तीनों पर मतलब रोक लग जाए, या किसी भी इनका संरक्षण हो जाए, किसी भी कंडीशन में अगर कर लो आप, तो किसान जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, यदि इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो। लेकिन ये होता ही नहीं है। आप देखते हैं कि खरपतवार किसी न किसी कंडीशन में उगने ही हैं और कहीं ना कहीं वो किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रोगों के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि रोग अगर लग गए तो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और कीट आप लोग जानते ही हैं, 56 तरह की दवाइयाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी जो है कीट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें हम डेफिनेशन की, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से मैंने बनाई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना है, उपज बढ़ाने के लिए उनकी खरपतवारों से रक्षा करना, रोगों से और कीटों से। इनसे यदि आपने रक्षा कर ली तो उसे नाम दे दिया क्या, पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। अब इसके महत्व की बात करें कि बताइए पौध संरक्षण का महत्व क्या होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पौध संरक्षण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो निम्नलिखित महत्व पे नंबर 1, पौध संरक्षण फसल उत्पादन को बढ़ाता है। सही बात है, यदि हम खरपतवार, रोग एवं कीटों का कंट्रोल अच्छी प्रकार से कर लें तो क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। कि बताइए, बहुत ईजी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा है, फसलों में रोग एवं कीट कम लगते हैं। सही बात है, हम रोगों और कीटों का तो नियंत्रण कर ही रहे हैं पौध संरक्षण के अंतर्गत, तो रोग कीट तो कम लगेंगे। जब रोग कीट कम लगेंगे तो फसल उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तीसरा है, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब किसान पैसे वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है भैया पैसे वाला, जब रोग कीट और खरपतवार नाशी जो दवाई उसको नहीं देनी पड़ेगी तो उसका वो खर्चा बचेगा। दूसरा, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो मंडी में उसका भाव अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। सही बात है, बीज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जब क्वालिटी भी अच्छी होगी तो उसका दाम भी अधिक मिलेंगे। चौथा पॉइंट ये तो कह रहा है कि बाजार में फसल के दाम अधिक मिलते हैं। सही बात है, दाम अधिक मिलेंगे तो किसान को तो पैसा वाला बनना ही है। दाम क्यों अधिक मिलेंगे, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। इसलिए क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो कीट जो होते हैं ना, बीजों को खा लेते हैं, आधा कोई कट गया, आधा खा गया, कोई आधा, मतलब आधा सा है उसमें, तो कहने का मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होगी। टूटा फटा जो है दाना नहीं होगा, एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ आपका दाना होगा, तो मंडी में उसकी कीमत तो ज़्यादा लगेगी, डिमांड भी बढ़ेगी उसकी। जब डिमांड बढ़ेगी
तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधार हुई कि नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई। दोनों पॉइंटों को मैंने मिला के समझा दिया आपको कि पौध संरक्षण का एक्चुअली महत्व क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, बताइए किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं। देखो अब खरपतवारों पर हम चर्चा करेंगे, खरपतवार क्या होता है। तो खरपतवार यानी वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग आते हैं, जिनको मतलब चारा होता है, क्या हम उसको बोते हैं? नहीं बोते, वो तो हमारी फसल में बिना बोए ही उग आता है ना। अनवांछित अनवांटेड प्लांट तो होते ही हैं, जिनके कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, वही खरपतवार कहलाते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। खरपतवार वे अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब फालतू के पौधे होते हैं जो किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, मतलब जिनको किसान उगाता भी नहीं है तब भी बिना बोए उग जाते हैं। और क्या होता है, जिनको कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। जी हाँ, लाभ कम होता है और उनको हानि ज़्यादा होती है। ये खरपतवार की डेफिनेशंस होती हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। पत्तियों के आधार पर, अब इनका खरपतवारों का हम वर्गीकरण करें तो खरपतवारों का वर्गीकरण आप लोग समझिए। पत्तियों के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं। सकरी, यूनो सकरी, नैरो लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। इनकी लीव्स कैसी होती हैं? नैरो होती हैं, सकरी होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं दूब घास, सब लोगों ने दूब घास को देखा होगा। दूब घास की बिल्कुल सकरी पत्ती होती है। मोथा देखा होगा जनरली। हिरनखुरी, गेहूं का मामा, ये गेहूं का मामा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लैरिस माइनस का बॉटनिकल नेम होता है। और जो गेहूं का मामा को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, नकलची खरपतवार भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये गेहूं के जैसा होता है इसलिए नकलची बोलते हैं। इसे गुल्ली डंडा भी बोला जाता है, बंदरा बंदरी भी कहा जाता है, गेहूं सा भी कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम होते हैं और इंग्लिश में इसको गेहूं सा बोलते हैं, जबकि इसका बॉटनिकल नेम फ्लैरिस माइनर होता है। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, आपने एग्जाम्पल देखे। अब देखिए दूसरा नंबर है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले यानी ब्रॉड लीव्स, इनकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, जैसे बथुआ है, लहसुआ है, मकोय है, सत्यानाशी, चौलाई, ये ऐसे खरपतवार हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो पत्तियों के आधार पर मैंने आपको बताया दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। सकरी पत्ती वाले कौन से होते हैं वो आपको क्लियर कर दिया, चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं आगे, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। क्या लिखा हो गया रे? बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है ना। बदमाशों का लिखा हो गया तो बदमाशों का वर्गीकरण ये लास्ट ईयर भी इसी प्रकार से होता। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। बीज पत्र का मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्रीय और दो बीजपत्रीय। एक बीजपत्रीय और दो बीजपत्रीय। अब इनका मतलब क्या होता है वो यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक बीजपत्रीय का मतलब ये होता है, इनका जो बीज होता है ना, मतलब खरपतवारों के बीज जो होता है ना, एक बीजपत्रीय यदि होगा तो मतलब उसको दो भागों में हम बांट नहीं सकते हैं, और दो बीजपत्रीय जो होगा उसको दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब कैसे भागों में बांट सकते हैं, कैसे नहीं बांट सकते, मतलब क्या है इसका? मतलब ऐसे है जैसे दाल होती है, जैसे तोर मतलब सोयाबीन कहते हो, सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, चना है, मटर है, इनके बीज आपने देखे होंगे, तो फसलें होती हैं जनरली। इनके फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, दाल बन जाती है, देखा ना। तो ये दो बीजपत्रीय कहलाते हैं। और जैसे चना है दो बीजपत्रीय, मटर है दो बीजपत्रीय। अगर एक बीजपत्रीय की बात करें तो जैसे आपका गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, तो इनके बीज को दो भागों में नहीं बांट सकते हम लोग, क्योंकि ये एक बीजपत्रीय होते हैं। क्या होते हैं? ये मोनोकोटिलिडन्स होते हैं।
मोनो, मोनो मतलब एक बीजपत्री होते हैं, तो इसके तोड़ सकते हैं, तोड़ तो अब 4 भागों में तोड़ दो, उससे क्या मतलब, तोड़ना थोड़ी ना, अपने आप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब दाल वाली फसलें देख लीजिए आप लोग, अपने आप ही 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार से जैसे फसलों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसी प्रकार से वो आपका क्या होता है, खरपतवारों के बीजों में भी इसी प्रकार से होता है। तो एक बीजपत्री खरपतवार कौन से होते हैं, वे खरपतवार जिनके बीज पत्र आपका एक होता है, उसे एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे दूब घास, मोथा, कांस, गेहूं का मामा, ये आपके ऐसे खरपतवार हैं जिनके बीज पत्र एक बीज पत्र इनमें पाया जाता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है दो बीजपत्री खरपतवार, डाइकोटिलीडन्स वीड्स बोलते हैं। डाइकोटिलीडन्स बीज को, जिनके ऐसे खरपतवार जिनके बीजों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे वथुआ, खरबथुआ, मकोए, लहसुआ, ये आपके 2 बीजपत्री खरपतवार होते हैं, याद रखें, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार थे वो सभी एक बीजपत्री हैं, और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार थे वो सभी द्विबीजपत्री हैं। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ जो है ना अच्छी प्रकार से नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एक बीजपत्रीय खरपतवार। एक वर्षीय, क्या कह रहा हूं मैं, एक वर्षीय खरपतवार, इनको हम इंग्लिश में एनुअल बीड्स कहते हैं। और एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, आप सब जानते हैं, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 से कम वर्ष में ही पूरा कर लेते हैं। जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, 1 साल में ही वो उगे आते हैं, मतलब उसी एक ही साल में क्या कर लेते हैं, उन वृद्धि कर ली और 1 साल में फूल उत्पन्न कर लिए, बीज उत्पन्न कर लिए, और वो उनकी कहानी खत्म हो गई। जैसे फसल होती हैं आपकी, इसके अंतर्गत खरीफ, रबी, जायद सभी फसलें इसी के अंतर्गत आती हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल तो ज़्यादा हो गया, 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। जितने भी आपके खरीफ रबी के जो भी खरपतवार होते हैं, फसलें देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो खरपतवार अपना जीवन चक्र, अपनी लाइफ साइकिल यदि 1 वर्ष या इससे भी कम में यदि पूरा कर लेते हैं तो उसे 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। और होते कौन कौन से, तो खरीफ में जो उगते हैं, रबी में, जायद में, जितने भी खरपतवार उगते हैं वो सभी आपके 1 वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है 2 वर्षीय खरपतवार। 2 वर्षीय यानी एनुअल बीड्स तो होगा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल के बाद वेनियल बीड्स। क्या बोलते हैं, वेनियल बीड्स बोला जाता है। और ऐसे खरपतवार होते क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। 2 वर्षीय खरपतवार का मतलब होता है वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। मतलब पहला वर्ष में तो क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा जो दूसरे वर्ष क्या करते हैं, फूल एवं बीज पैदा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, 2 वर्षीय खरपतवार या बेनियल बीड्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे जंगली जई है, जंगली मटर है। जंगली जई और जंगली मटर ये आपके 2 वर्षीय या बेनियल बीड्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय यानी इसको परनियल बीड्स बोला जाता है। तो परनियल बीड्स कौन से होते हैं, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, परनियल बीड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, मोथा, कांस, झरबेरी, मकोई, सब इनके बारे में जानते होंगे। मोथा, कांस, झरबेरी, मकोई। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। झरबेरी छोटा सा वो बोर्ड होता है, आपने देखा हो, जंगल में रहता है जनरली। मकोई आपका इसमें ब्लैक लगता है। कांस आपने देखा हो कि जहाँ भी पानी रहता है उसके जो किनारों पर खड़ा रहता है। और मोथा तो आपने जनरल देखा ही होगा। तो ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। तो आपने देखा कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार से किया, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, पूरा आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
फसल संबंध के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? फसल संबंध के किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, क्रॉप रिलेशन के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? तो फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वास्तविक खरपतवार। वास्तविक खरपतवार की हम लोग बात करें तो क्या होता है? वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है, हमेशा। ऐसे खरपतवार जिनके उगने से हमारी फसलों को हमेशा हानि होती है, सदैव हानि होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक खरपतवार। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सा भी ले लो, बथुआ, मोथा, खरपतवार यहाँ पर आप कोई सा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी खरपतवार जनरली हमको फसलों को हानि पहुँचाते हैं, तो वह हमेशा क्या कहलाएंगे? वास्तविक खरपतवार ही कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वास्तविक खरपतवार हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखिए आप लोग, संबंधित खरपतवार। कौन सा खरपतवार? दूसरा प्रकार है संबंधित खरपतवार। संबंधित खरपतवार का मतलब क्या है? जब किसी फसल में दूसरी फसल का पौधा बिना बोए, ये बोए कर लेना, बिना बोए उगाता है या उग आता है, तो उसे संबंधित खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उगना। देखो, संबंधित या रिलेटिव बीट्स क्या होता है? सीधी सी बात है कि हमने फसल लगा रखी है गेहूं की, और वहाँ पर यदि सरसों का पौधा उगाया तो हम उसे क्या कहेंगे? संबंधित खरपतवार। देखो, गेहूं के खेत में अकेला सरसों का पौधा ही नहीं, सरसों के खेत में यदि चना का पौधा उगाया है, चने के खेत में मतलब चना हमने बोया है और उगाया है मसूर का पौधा, मतलब दूसरी फसल का पौधा यदि उगता है, यदि किसी फसल में दूसरी फसल का पौधा उग जाता है ना, तो उसे हम लोग रिलेटिव बीट्स या संबंधित खरपतवार उसे हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से ये भी क्लियर आपका हो गया होगा। अब बात करें हम लोग रोगय खरपतवार की। तीसरा कौन सा है आपका? रोगय खरपतवार। रोगय खरपतवार क्या होता है? समझिए इसको। जब किसी फसल में उसी फसल की दूसरी जाति का पौधा बिना बोए उग आता है, ये बोए कर लेना, वह लिखा है और यहाँ पर भी लिखा था, वो उग आता है, तो वह रोगय खरपतवार कहलाता है। जैसे आर्केल मटर की जाति के खेत में बोनविले मटर का पौधा उगना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, डायरेक्टर यूँ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए रोगय खरपतवार किसे कहते हैं या संबंधित खरपतवार किसे कहते हैं, क्योंकि 2 नंबर में है तो पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से ये चैप्टर याद होना चाहिए। देखो, जब किसी फसल में उसी फसल की दूसरी जाति का पौधा उगा है ना, मतलब मानकर चलिए हमने क्या मटर की, या मटर का उदाहरण दे रहे हैं, मटर की कोई आर्केल प्रजाति है, उसको खेत में उगा रखा है, लेकिन गलती से वहाँ पर कौन सा पौधा उग रहा है? कोई बीज होगा उसके खेत में बोनविले कोई मटर की दूसरी जाति है, उस जाति का पौधा यदि उग आया तो उस बोनविले मटर को क्या बोलेंगे? रोगय बीट्स। मटर से समझ में नहीं आ रहा है, गेहूं से समझा दूं आपको। मान के चलिए आपने गेहूं की कोई सी, जैसे मान लो W147 आपने वैरायटी लगा रखी है, और उसमें लोक 1 वैरायटी यदि उग आए, तो वो जो लोक 1 वैरायटी है ना, वो आपकी रोगय खरपतवार कहलाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई सी फसल में ले लो, फसल वही होना चाहिए, सिर्फ वैरायटी यदि दूसरी उग आती है ना, तो उसे हम खरपतवार का नाम देते हैं, और जो खरपतवार का नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोगय खरपतवार। ठीक है ना? तो संबंधित खरपतवार में याद रखना फसल दूसरी होना चाहिए, और रोगय खरपतवार में सिर्फ जाति अलग होना चाहिए, फसल एक जैसी हो, एक ही फसल हो। जैसे मटर तो मटर का दूसरी जाति हो, गेहूं तो गेहूं में, चना, मतलब कोई भी फसल आप ले लीजिए जो आपको बेहतर लगे, जो आपको याद हो। एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आपको अच्छी प्रकार से क्लियर करना होगा। और डेफिनेशन क्या है मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरपतवारों की विशेषताएं लिखिए। क्या होती हैं खरपतवारों की विशेषताएं? प्रॉपर्टीज ऑफ बीट्स। सबसे पहले है
कि जो खरपतवारों की जड़ें होती हैं भूमि में अधिक गहराई तक पाई जाती हैं या जाती हैं, गहराई तक जाती हैं भी कह सकते हैं। देखिए, खरपतवारों की पहली विशेषता ये है कि जो खरपतवार यानी जो चारा होता है जनरली अपने खेत में उगता है, उसकी पहली विशेषता ये है कि उसकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं, बहुत गहराई तक चली जाती हैं। और आप एक चीज़ अच्छी प्रकार से जानते हो कि जितनी अधिक गहराई तक जाएगी उतनी ही नीचे से पानी एवं पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं खरपतवार। दूसरा आपकी इसकी विशेषता है कि खरपतवार प्रतिकूल मौसम में भी वृद्धि करते हैं। खरपतवार प्रतिकूल मौसम में भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। प्रतिकूल मौसम का मतलब ये होता है कि मानकर चलिए यदि उनके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, खरपतवारों के अकॉर्डिंग यदि मौसम नहीं है जैसा वो चाहते हैं खरपतवार, वैसा मौसम नहीं है, मतलब प्रतिकूल मौसम है, एंटी वेदर है, समझ में आ रहा है ना, तो भी वह अच्छी प्रकार से वहाँ पर उग सकते हैं। समझ में आई बात। तो वही चीज़। तीसरा है, खरपतवारों के बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरी जो विशेषता है खरपतवारों की, तीसरी विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो खरपतवार के बीज होते हैं ना, इनकी अंकुरण क्षमता काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। मतलब क्या है इसका, अगर खरपतवारों के बीजों को हम लोग जो है ना काफ़ी समय तक घर पर रखे रहें, फिर यदि उनको खेत में बोएं तब भी उनका अच्छी प्रकार से अंकुरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। यदि हम फसलों की बात करें तो फसलों को, जैसे सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन को 4 साल रखने के बाद यदि बोया जाए तो बहुत सारे बीजों का तो अंकुरण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फसल की उतनी अंकुरण क्षमता नहीं होती। लेकिन खरपतवारों की एक क्वालिटी है कि उनमें काफ़ी लंबे समय तक रखने पर भी अंकुरण क्षमता उनकी नष्ट नहीं होती है। तो खरपतवारों की क्या विशेषताएं, उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। बात करें हम लोग आगे नेक्स्ट खरपतवारों के लाभ की। राइट द एडवांटेज ऑफ वीड्स। दो किसी चीज़ से लाभ होना ही होना है। आप जानते हैं खरपतवारों से तो बहुत बड़ा लाभ होता है। सबसे पहला है, खरपतवारों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। देखियो, जैसे बथुआ और चौलाई, इस प्रकार की आपकी जो पौधे हैं, इनका उपयोग, खरपतवार तो हैं वो, लेकिन उनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में कर सकते हैं। और बहुत सारी जो आदिवासी जनजाति होती है वो तो जनरली उसका यूज करते ही करती है। अभी रबी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद रबी में उगते हैं वो। बथुआ है आपका, चौलाई है, उसकी भाजी काट के ले जाकर और घर पे जो है ना सब्जी उसकी अच्छी प्रकार की। आपने बथुआ के पराठे नहीं खाए क्या? पराठे बनाए जाते हैं, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब हम उन्हें खाते हैं तो। समझ रहे हैं ना? यदि नहीं खाए हो ना, एग्रीकल्चर के छात्रों, बथुआ की पहचान करना, कैसा बथुआ होता है, गूगल पर सर्च कर लेना फ़ोटो, कैसा होता है बथुआ देखना, फिर उसको काटना, और जिस प्रकार से पालक के पराठे बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के पराठे बनते हैं, आपको पता ही है, उसी प्रकार बथुआ के भी पराठे बनाए जा सकते हैं। चौलाई की भी आपकी सब्जी बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं चौलाई, बथुआ, खरपतवारों। पहला लाभ तो ये हुआ, बहुत अच्छा लाभ है भैया, सब्जी खा लो। आगे हम बात करें नेक्स्ट आपके दूसरा, आपका जो खरपतवार है उनका उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया करते हैं। खरपतवार का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। हरी खाद का मतलब आप खाद वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि खरपतवार अगर खेत में उग जाते हैं और उनको खेत में यदि हम लोग जोत देते हैं हरी अवस्था में, तो सड़ कर के वो खाद का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो खरपतवार होते हैं वो हरी खाद का भी कार्य करते हैं। ठीक है। चौथा आपका पॉइंट है, खरपतवार भूमि कटाव को रोकते हैं। खरपतवार जो होते हैं भूमि कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो खरपतवार होते हैं बच्चों, ये मिट्टी की जड़ें जो इनकी होती हैं वो मिट्टी को इस प्रकार से पकड़े रहती हैं कि मिट्टी को बहने नहीं देती, मतलब भूमि कटाव को ये रोकती हैं। तो ये भी एक लाभ है कि मिट्टी बहने से उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, पोषक तत्व भी बह जाते हैं मिट्टी से। तो वही चीज़ है आपका। तो खरपतवारों के क्या लाभ हैं आपको समझ में आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा।
उम्मीद करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ये ध्यान रखें। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है खरपतवारों की हानियाँ लिखिए। देखो किसी चीज़ से यदि लाभ होता है तो उससे हानि होना बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली उससे हानि भी हो सकती है, कंपलसरी है। खैर ये चीज़ तो लाभ होना है तो हानि है। हानि क्या होती है? खरपतवार भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मतलब खरपतवार क्या करते हैं? भूमि से पोषक तत्वों को अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं पोषक तत्वों का। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि भूमि के पोषक तत्व गए, कौन खा गया? खरपतवार खा गए। जरूरत तो फसलों के लिए, खा कौन गया? खरपतवार। अरे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है खरपतवार भूमि की कीमत को भी कम कर देते। कीमत बोले तो उसकी प्राइस जो होता है वो भी कम हो जाता है। कैसे? कि मान के चलिए यदि कोई जैसे गाजर घास है, वो एक ऐसा खरपतवार है, यदि एक बार खेत में हो गया तो फिर दोबारा मिटने वाला नहीं है वो, तो उसकी आप लोग रेट भी कम लगाओगे। आप कहोगे इसमें तो गाजर घास होता है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसकी तो रेट कम लगेगी, भैया इतने में दे तो दे दो, नहीं तो नहीं लें हम लोग, है ना। तो वही चीज़ है, खरपतवार इतने खतरनाक भी होते हैं कि जिससे भूमि की जो कीमत होती है ना वो भी कम कर देते हैं। खरपतवार मनुष्य एवं पशु में रोग फैलाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे खरपतवार ऐसा होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं में क्या फैला देते हैं? रोग फैला देते हैं। इसे गाजर घास को ही देख लो आप लोग, ये एलर्जी पैदा कर देती है मनुष्य। एक हुलुल है, हुलुल एक ऐसा खरपतवार है कि पशु यदि खा ले तो पशुओं के जो है दूध में भी बदबू आने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि खरपतवार मनुष्य एवं पशु में विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है खरपतवार फसलों की उपज को कम करती है। तो सिंपल पॉइंट है, जब उर्वरा शक्ति नष्ट होगी तो यील्ड तो कम होना ही होना है। क्यों? जो ज़रूरत हमारी एक फसल के लिए थी वो कौन ले गया? खरपतवार ले गया। ज़रूरत तो उसकी पूरी हुई ही नहीं। चाहे पोषक तत्वों की बात करें या हम लोग पानी की बात करें, जल की बात करें, पोषक तत्व आपके खींच लेते हैं, पानी से भी कंपटीशन करते हैं खरपतवार फसलों के साथ। तो ये समस्या है आपकी, खरपतवारों से हानियाँ बहुत सारी होती हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 11, खरपतवार नाशी या शाकनाशी किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, खरपतवार नाशी या शाकनाशी किसे कहते हैं? व्हाट इज हर्बिसाइड अथवा वीडिसाइड? इसको हम हर्बिसाइड या वीडिसाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं शाकनाशी कहलाते हैं। उन्हें खरपतवार नाशी या नींदानाशी भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि वे रसायन मतलब ऐसा केमिकल जो खरपतवारों को क्या करता हो? नष्ट करने के लिए प्रयोग होता हो, उसे हम लोग शाकनाशी या इन्हें खरपतवार नाशी या नींदानाशी भी कहा जाता है। 3 नाम है, तीनों नाम याद रखें आप लोग। और केमिकल जो होता है वो तो आपका खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि को समझाइए। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि को समझाइए। 12वां क्वेश्चन है। तो खरपतवार नियंत्रण की जो यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड है, जिसे हम भौतिक विधि के नाम से भी जानते हैं, इस विधि में खरपतवारों को यंत्रों द्वारा नष्ट किया जाता है। इसे भौतिक विधि भी कहा जाते हैं। मतलब मैकेनिकल मेथड कॉल्ड एज नाउन एज फिजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड को फिजिकल मेथड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। कैसे करते हैं यांत्रिक नियंत्रण खरपतवारों का? खरपतवारों को हाथ से उखाड़ सकते हैं, निदाई गुड़ाई कर सकते हैं, खेत में पानी भरकर नष्ट कर सकते हैं, खेत में जलाकर नष्ट कर सकते हैं, खरपतवारों को काट सकते हैं। तो ये फिजिकल है। जनरली जितने भी कार्य आप कर सकते हो फिजिकली उन्हें खरपतवारों को नष्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, इसके बाद ओटी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। खरपतवार नियंत्रण की कृषक विधि को समझाइए। तो कृषक मतलब एग्रोनॉमिकल मेथड्स के द्वारा भी हम खरपतवारों का कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फसल चक्र द्वारा। तो फसल चक्र क्या होता है सब जानते होंगे। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर
फसलों को निश्चित समय में क्या अदल बदल कर बोना या अदल बदल कर उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। देखो, अगर आपने गेहूं की फसल बोई है तो आपको नेक्स्ट ईयर गेहूं की फसल नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं तो फिर वही खरपतवार उगेंगे जो गेहूं फसल में आपकी साल उगे थे। तो हम फसलों को चेंज करके यानी अदल बदल कर बोएं, जिससे हम काफ़ी हद तक खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित फसल के साथ अच्छी प्रकार से अपनी वृद्धि करते हैं। अगर वही फसल नहीं बोई जाए तो कहीं ना कहीं हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मियों में गहरी जुताई के द्वारा, सही बात है, यदि गर्मियों में गहरी जुताई कर दें तो जो आपके जो भी आपके खरपतवार होते हैं उनसे क्या होगा, उसके बीज जो होते हैं ऊपर आ जाएंगे, जिससे वो नष्ट हो जाएंगे धूप की किरणों के द्वारा। शुद्ध एवं साफ बीज का प्रयोग करके, शुद्ध एवं साफ बीज हम लोग प्रयोग करें, उसमें किसी प्रकार के खरपतवार की मिलावट ना हो, तो भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है सड़ी गली गोबर की खाद का प्रयोग करके। सड़ी गली गोबर की खाद का प्रयोग करके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं खरपतवारों को भैया? क्या होता है कि यदि कोई भी पके हुए कोई खरपतवार के बीज यदि कोई पशु खा लेता है और उसके बाद वो बीज पशु के पचते नहीं हैं और गोबर यानी मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और उसी गोबर को हम लोग क्या करते हैं पता ही है आपको, जो रोड़ी की खाद बनाते हैं उस गड्ढे में फेंक आते हैं, फिर वहाँ से भर कर के हम जो है ना खेत में डाल देते हैं, तो बीज उसमें आ जाते हैं पशु के गोबर में। उस गोबर को यदि हम लोग खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, वो आपकी फसल में वहाँ पर खेत में पहुँच जाएंगे। तो खरपतवार नियंत्रण की कृषक विधिया को समझ लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ ऐसी। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर तो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने बताया था कि एक OT भी आ रहा है, तो उसके लिए मैंने OT भी रखे हैं। देखिए आप लोग, कुछ OT हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आपको आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग जो अब इसके OT हैं वो। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें से एक OT आपके एग्जाम में मिल जाएगा, श्योरिटी है। देखिए आप लोग, सबसे पहला है मकोई का कुल जो होता है वो सोलनेसी होता है। याद रखें, मकोई का कुल कौन सा होता है? सोलनेसी। मकोई एक चौड़ी पत्ती वाला तथा आपका बहुवर्षीय खरपतवार होता है। दूब घास ये ग्रेमनी कुल का खरपतवार है। ग्रेमनी कुल आपका होता है, गेहूं कुल को इसके नाम से जाना जाता है। गेहूं, आपका मक्का, बाजरा, इनका मतलब अनाज वाली फसलों का कुल ग्रेमनी होता है। तो जो आपका दूब घास होता है उसी कुल के अंतर्गत आता है, और ये ग्रेमनी कुल का खरपतवार है दूब घास, ध्यान रखें। संसार में खोजा गया पहला शाकनाशी कौन सा है? तो वो है टुफोडी। याद रखें, टुफोडी संसार में खोला गया, लगभग 1944 में इसको खोजा गया था, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला खरपतवार है। समा जो है ये धान का प्रमुख खरपतवार है। शमा कौन सी फसल का प्रमुख खरपतवार है? धान, पैडी का ये मुख्य वीड्स है। बथुआ एवं चौलाई लाभदायक खरपतवार है। बथुआ एवं जो चौलाई है लाभदायक हैं, क्यों हैं? आपको मैं अभी थ्योरी में बताया था कि ये जो होते हैं आपके सब्जी बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए लाभदायक खरपतवार है। सत्यानाशी सरसों का प्रमुख खरपतवार। सत्यानाशी बोले तो सत्यानाशी को हम लोग, इसका बॉटनिकल नेम आर्जीमोन मैक्सिकाना होता है, यानी मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा कटीली बोला जाता है गांव में, इसको कटीली देखा होगा यार, कहाँ रहते हैं। गेहूं के मामा का बॉटनिकल नेम है फ्लेरिस माइनर। ये सिंपल सा है, किसे गुल्ली डंडा बहुत सारे नामों से जानते हैं, ये भी आपको बताया था, बंदरा बंदरी, गेहूंसा, नकलची। बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें। बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या है? चीनोपोडियम एल्बम। बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या है? चीनोपोडियम एल्बम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टुफोडी एक वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। वर्णात्मक का मतलब होता है सिलेक्टिव है, किसी विशेष फसल के खरपतवार को ही मारेगा। संपर्क का मतलब होता है कॉन्टेक्ट में आने पर ही उस खरपतवारों को नष्ट करेगा। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी भी कहते हैं, अभी बता रहा था आपको। टुफोडी का पूरा नाम याद रखें, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये टुफोडी का पूरा नाम होता है। बार बार 20 खबरा का वनस्पतिक नाम
बोहरबिया डिफ्यूज़ा है। और गेहूं के खेत में चना का पौधा उगना संबंधित खरपतवार कहते हैं। अभी बताया आपको जस्ट थ्योरी में। सिमाजीन एक खरपतवार नाशी है, सब जानते हैं। एट्राजीन और सिमाजीन आपके खरपतवार नाशी है और इनका प्रयोग मोस्टली मक्का की फसल में किया जाता है। गाजर घास का वानस्पतिक नाम पार्थेनियम स्पीसीज है। गाजर घास का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है? पार्थेनियम स्पीसीज। 87 का कुल पैपेबरेसी है, थोड़ा सा याद रखें। वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव हानि होती है वही वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपके पूरे लगभग ओटी कंप्लीट हो गए। इससे बाहर नहीं जाएगा, एक ओटी आ रहा है। आप लोग 16-17 मैंने आपको ओटी दे दी है। 16-17 क्वेश्चन में से आपको एक ओटी आ जाएगा। इसको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें, ढंग से मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलनी है। जो आपने सोच रखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसको अच्छी प्रकार से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त को शेयर करना तो भूलना ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।